आज बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की करने के लिए संविधान के जादूगर आने वाले। हाँ ठीक है, अब बना माहौल। तो दिनेश गहलोत सर, स्वागत है आपका। क्या बात है, क्या बात है। कुमार कैसे हो आप? एकदम जबरदस्त। क्या पढ़ाते हो, कितना पसीना हो रखा है सर। पसीना बहाना सबसे पहले तो डॉक्टर अंबेडकर जयंती की बहुत बिल्कुल सर, आपको बधाई सर जी। नाम देखिए सर, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। वाकई में बहुत खूबसूरत पंक्ति कही है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप एज में बहुत लंबा जीते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने समाज में क्या योगदान दिया है, आपने राष्ट्र के लिए क्या किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर अंबेडकर साहब इसी प्रकार के विचारों के जनक थे, इसी प्रकार के विचारों के पुरोधा थे। तो सर आज ऐसे ऐसे सवाल आपके लिए, मतलब जो जानना चाहते हैं दोस्तों फूल पत्ती वाले, तो सर सीधा सवाल से स्टार्ट करूं या फिर आप पहले कुछ as you wish, as तो you चलिए मेरे दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का महासंग्राम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। सुनिए मेरे दोस्तों, ये देखिए, क्या डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के गठन के विरोधी थे? दोस्तों कुमार आज कमाल कर रहा है सुबह सुबह। एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं पहले, डॉक्टर अंबेडकर साहब को लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां रही है और मैं ये सोचता हूं ये हमारा फेल्योर है, ये हमारी शिक्षा जो पद्धति है उसका फेल्योर है। जो देश के जो बड़े जो लोग रहे, जो महापुरुष लोग रहे, उनके जो विचार है, उनके विचारों को हम लोग जनता तक सही ढंग से नहीं पहुंचा सके। इसी वजह से इस प्रकार की एक भ्रांति ये आ गई है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान सभा के गठन के विरोधी थे। एक्चुअली में जब जून जुलाई 1946 में संविधान सभा का जब गठन हो रहा था, जब संविधान सभा के जब चुनाव हो रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक बात कही। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यह कहा कि संविधान सभा का गठन तो खैर हो जाएगा, लेकिन मेरे समाज में जो दलित भाई है, पहले उनका कल्याण तो कुछ करो। उनके बारे में बिना कुछ प्रावधान किए हुए आप कहां जा रहे हो, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। तो इससे लोगों ने उनके बारे में ये इंटरप्रिटेशन कर दिया, उनके बारे में ये कल्पना कर ली कि वो संविधान सभा के गठन के विरोधी है। मतलब वो संविधान सभा के विरोधी नहीं थे, वो तो ये कह रहे थे कि पहले इनके बारे में भी सोच लो। जो दलित वर्ग है जी, उनके उत्थान के लिए। डॉक्टर अंबेडकर एक्चुअली में सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पक्षधर थे। उन्होंने कहा राजनीतिक सुधार बाद में करो, पहले समाज में सुधार तो करो, ऐसा कह रहे थे डॉक्टर। आवाज तेज कर दो राजौरी टीम सर की। क्या डॉक्टर अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के विरोधी थे? ये सब लोग भ्रांतियां सर, ये सवाल है, मतलब कि मुझे प्राप्त हुए सर। मैं समझ पा रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर साहब को लेकर समाज में कई सारी भ्रांतियां। ये जो आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न कहां से है वो मैं बता देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर साहब को एक बार बुलाया गया एक फंक्शन में। महादेव गोविंद रानाडे जो कि बहुत बड़े सामाजिक सुधारक हुए हैं, उनकी जयंती थी, 101वीं वर्षगांठ थी उनकी। उन पर डॉक्टर अंबेडकर साहब को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया था। एक्चुअली में डॉक्टर अंबेडकर जिन लोगों से प्रभावित हुए उनमें से एक महादेव गोविंद रानाडे भी है। महादेव गोविंद रानाडे समाज में पहले सामाजिक सुधार चाहते थे। वो चाह रहे थे कि समाज में जाति का जो भेदभाव है वो समाप्त होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने उनके इस विचार को पकड़ लिया। डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे हैं कि पहले वोट देने के अधिकार की बजाय पहले लोगों में जो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे समाप्त किए जाने चाहिए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कभी कभी ये कह देते हैं कि वो तो स्वतंत्रता के विरोधी थे। वो स्वतंत्रता के नहीं, वो राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सामाजिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इस वजह से कई बार डॉक्टर अंबेडकर के बारे में समाज में ये भ्रांति फैला दी गई है। मतलब सर पूरी लाइन को उठाया नहीं गया, बीच में से कहीं से उठाया लाइन को और आपके सामने पेश कर दिया। एग्जैक्टली। क्या डॉक्टर अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच संबंधों में कटुता थी? सर अति महत्वपूर्ण सवाल है जो सबके दिमाग में है। दोनों बहुत बड़े महापुरुष हैं, ऐसे लोग हैं जिनका पैरेलल किसी को खड़ा करना भी संभव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने खुद ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का शीर्षक ही यही है कि गांधी एवं कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। उस किताब से लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जबरदस्त मतभेद थे। एक दूसरी बात, सेकंड राउंड टेबल, आप लोग साथी सब लोग मेरे से सहमत होंगे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी 1931 में लंदन में, तब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में मतभेद सबके सामने भी आ गए। क्योंकि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने साफ साफ मांग कर ली कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिस तरह से मुस्लिम्स के लिए है,
जिस तरह से सिखों और ईसाइयों के लिए, उसी प्रकार की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दलितों के लिए भी होनी चाहिए। और गांधी जी ने कहा नहीं, जिस तरह से मुस्लिम्स अलग एक संप्रदाय है, उस तरह से दलित एक अलग संप्रदाय नहीं है। गांधी जी ये कह रहे थे। तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में मतभेदों का, जिसे हम लोग कहते हैं कि सर्वोच्च जो शिखर है, वो 1931 का सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर जो है आप बता रहे हैं कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है वही सर पूना पैक्ट में कन्वर्ट हुआ था 1932 में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली डॉक्टर अंबेडकर चाह रहे थे दलितों के लिए, और गांधी जी कह रहे थे कि मैं ये नहीं होने दूंगा, क्योंकि दलित हिंदुओं का भाग है, वो एक अलग से संप्रदाय नहीं है जैसे ईसाई है, जैसे इस्लाम है। तो जब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जब मांग डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे और गांधी जी इनसे सहमत नहीं हो रहे थे, तो गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, गांधी जी भारत लौट गए, पूना की यरवदा जेल में उनको डाल दिया गया, और इसी बीच में अंग्रेजों ने अपनी चाल चली। और याद होगा साथियों आपको, 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया, और उसके तहत जो डॉक्टर अंबेडकर चाह रहे थे वो अंग्रेजों ने कर लिया। गांधी जी ने इसके खिलाफ में पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। इस अनशन के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मध्यस्थता में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, जिसे हम 1932 का पूना समझौता कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। सर जी। बिल्कुल सही बात है सर। कुछ रसगुल्ले कह रहे हैं कि हमें देखकर पढ़ा हो ना, आप कुमार गौरव को तो पहले ही पढ़ा चुके हो। नहीं माय डियर रसगुल्ला, मैं भी ये सारी बातें पहली बार ही सीख रहा हूँ ना। तो एक्चुअली मैं आप ही से बातचीत कर रहा हूँ, और आपसे बात करने के लिए ही आया हूँ आज। तो जी लीजिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या डॉक्टर अंबेडकर को महात्मा गांधी ने भारत का प्रथम विधि मंत्री बनाया? क्या बात कही है, क्या खूबसूरत बात कही है। एक्चुअली में गांधी जी इतना बड़े फिगर थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कि उस समय जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की छाप दिखाई देती है। इवन संविधान सभा के जब सदस्यों का जब चुनाव हो रहा था तो कई बार राय ली गई थी गांधी जी से कि संविधान सभा के सदस्य किस किस को बनाया जाना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो रहा था। नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। नेहरू जी से उनसे राय ली कि मुझे किससे विधि मंत्री बनाना चाहिए। तो उस समय कहते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर से तुलना में, उनके मुकाबले में कोई और व्यक्ति नहीं है, इसलिए गांधी जी का उनमें विश्वास था, इसी वजह से वो भारत के प्रथम विधि मंत्री बने। क्या डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे? भाई साहब तुम्हारे जो सवाल आ रहे हैं ना, मुझे पता है यही सवाल है तुम्हारे अंदर, तो क्यों ना इनको दूर कर दिया जाए। तो सुनिए दिनेश गहलोत सर से, क्या डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे? डॉक्टर अंबेडकर का पूरा सर इतिहास मैं चाहता हूं कि आज उन्हें देखकर बोलो, आप जो सुनना चाह रहे हैं कि हाँ। डॉक्टर अंबेडकर का अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे, उनकी जो पुस्तकें जो उन्होंने लिखी है, खासकर हिंदू धर्म की पहेलियां, रिडल्स ऑफ हिंदूज में जो पुस्तक है, हु वर शूद्रा, शूद्र कौन थे, द अनटचेबल्स, अछूत, ये जो किताबें हैं, इनहेलिएशन ऑफ द कास्ट, जाति का उन्मूलन, ये जो किताबें हैं, कुछ लोग उन किताबों को सरसरी पढ़कर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ये अंदाज लगा देते हैं कि वे हिंदू धर्म के विरोधी थे। रिडल्स ऑफ हिंदूज में हिंदू धर्म की पहेलियां जैसी पुस्तक को अगर कोई विद्यार्थी पढ़ ले, मुश्किल से 15 से 17 रुपए की किताब है, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिष्ठान जो है अंबेडकर प्रतिष्ठान, उसने इस किताब का प्रकाशन भी किया है, भारत सरकार ने भी इसका प्रकाशन किया। 17-18 रुपए की ये जो किताब है हिंदू धर्म की पहेलियां, इस पुस्तक को कोई पढ़ ले तो वो यही कहेगा कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा हिंदू धर्म का भला चाहने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था। किसी धर्म में, किसी व्यक्ति में, किसी संस्था में, किसी विचार में जो कमियां हैं, उन कमियों को डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बखूबी के साथ रखा था। और डॉक्टर अंबेडकर की साथ खासियत कुमार ये थी कि वे जब भी कोई बात रखते थे उसके पीछे वो तर्क देते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत विस्तार से इन पुस्तकों, जिनका मैंने नाम लिया है, इन पुस्तकों में हिंदू धर्म की कमियों को बतलाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी इन पुस्तकों में न केवल हिंदू धर्म की कमियों को बतलाया, उसकी तुलना में अन्य धर्म क्यों मजबूत है उनको भी विस्तार से उल्लेख किया था। तो कई बार सरसरी नजर से जो लोग किताबों को देखते हैं या उन किताबों पर जो इंटरप्रिटेशन जो हो रखे हैं वो देखते हैं, जो ओरिजिनल बुक्स नहीं पढ़ते हैं, वो अक्सर ऐसा कह देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे। जबकि ये बात एकदम सत्य है कि हिंदू धर्म की जो पहेलियां जैसी पुस्तक अगर आप देख लें तो आपको मालूम पड़ेगा हिंदू धर्म की कमजोरी क्या है, हिंदू धर्म क्यों कमजोर हुआ है।
हिंदू धर्म भारत से बाहर क्यों नहीं फैल पाया, डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार से इस पर चर्चा की है। कुमार, तुम्हारी कोई कमी बताए तो वो तुम्हारा विरोधी कैसे हो गया? एक्चुअली में सर उसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार किया गया वो बात है, सीधा लिख दिया गया है कि हिंदू धर्म के विरोधी है। और जब हिंदू धर्म के जबरदस्त हितैषी थे डॉक्टर अंबेडकर, हिंदू धर्म की कमियों के विरोधी थे, और जो होना भी चाहिए। एग्जैक्टली। संविधान निर्माण का अकेले श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को देना कहां तक उचित है? सर बार बार मिलते हैं कि संविधान सभा के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो क्या केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रेय देना उचित है? इस प्रश्न का मैं विस्तार से जवाब दूंगा। बिल्कुल सर, आराम से बात सर। संविधान की है, बात डॉक्टर अंबेडकर की है। डॉक्टर अंबेडकर को हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान की जननी कहते हैं, आधुनिक भारत का मनु कहते हैं। अरे कुमार, हम कौन होते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को श्रेय देते हैं? आप और हम कौन है, हमारी बिसात क्या है? डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण का श्रेय उन लोगों ने दिया जो खुद संविधान निर्माण में शामिल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 लोग थे साथियों, और 7 के नाम अच्छी तरह से जानते होंगे। और दो मेंबर जो थे, एक का निधन हो गया, इसके बाद में दूसरे को बनाया गया, एक ने इस्तीफा दे दिया, फिर दूसरे को बनाया गया। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल मिलाकर 9 लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इन 9 लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी में जितना बोला उससे ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर ने बोला। 2,67,000 शब्द डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बोले। संविधान सभा में जितने शब्द जो बोले गए थे उसका लगभग 8-8.25% डॉक्टर अंबेडकर ने बोला है। मैं जानता हूं कि संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए साथियों, लेकिन अकेला व्यक्ति 8 से 8.25% शब्दों का अगर वाचन कर रहा है, अगर बोल रहा है, तो आप अंदाज लगा दीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान के निर्माण में कितना योगदान था। फिर रहिए दूसरा, अगर आप जो 284 जो मेंबर जिन्होंने हस्ताक्षर किए, उनमें से 250 मेंबर ऐसे हैं कुमार, 250 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने जो टोटल बोला उससे ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बोला। सुन लो भाई, 250 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने टोटल बोला, उनमें से उनसे भी ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर अकेले व्यक्ति ने बोला। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में 2,68,500 समथिंग शब्द बोले हैं साथियों। इससे आप अंदाज लगा दीजिए, संविधान सभा में मुश्किल से 7 या 8 लोग ही थे जो 1 लाख से ज्यादा शब्द बोले थे, और अंबेडकर खुद ने 3.25 लाख के करीब शब्द बोले। तो हम कौन कहने वाले? दूसरी बात, अगर आप संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे और खासकर जब 11वां अधिवेशन को देखेंगे साथियों, संविधान सभा का जो 11वां सत्र है उसमें 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर की संविधान सभा की बहस अगर देखोगे तो संविधान सभा के सदस्य खुद डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या कह रहे हैं? आप और हम नहीं कह रहे हैं। संविधान के जनक है डॉक्टर अंबेडकर, अकेले व्यक्ति को क्रेडिट देने से क्या होगा, ये आलोचना करिए। इन आलोचना में दम नहीं है। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के जनक थे, उन्हीं लोगों के द्वारा कहा जा रहा है जो संविधान सभा के सदस्य थे साथियों, और इवन उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है जो प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे थे। तो आप अंदाज लगा दीजिए डॉक्टर अंबेडकर का योगदान किया। और इवन संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब उनको बोलने की बारी है तो वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अगर मैंने कोई एक अच्छा काम किया है तो वो ये किया कि 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया प्रारूप समिति का, जो राजेंद्र प्रसाद ऐसा कह रहे हैं। तो हम और आप लोग है कौन? हम और आप लोग कौन है? ये तो सर गजब की बात है। मतलब अगला क्वेश्चन सर, क्या डॉक्टर अंबेडकर अन्य संप्रदायों की भांति दलितों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चाह रहे थे? देखिए, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम पहला एक्ट है जिसके द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई। मुस्लिमों 1919 में इसका विस्तार हुआ। 1927 में जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू वाली, उस नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को हमने एक्सेप्ट कर लिया। 1927 ये वो दौर है जब डॉक्टर अंबेडकर लाइमलाइट में आ रहे हैं। ये वो दौर है जब डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन चला रहे हैं। ये वह दौर है जब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म की जो कमियां हैं उसको रेखांकित कर रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं। 1930, 1931 और 1932 लंदन में जब 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, उसमें डॉक्टर अंबेडकर उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर की जो शख्सियत है
पूरी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर की सक्सेस से परिचित उन गोलमेज सम्मेलन में हुई। डॉक्टर अंबेडकर जबरदस्त संविधान के जानकार थे, लेकिन दुनिया ने डॉक्टर अंबेडकर को लंदन के 3 गोलमेज सम्मेलन में जाना था कि वो कितने जबरदस्त विषय के जानकार है साथियों। इसके बाद में साथियों, जब 1931 का, जिसके बारे में मैंने चर्चा भी की थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम्स के लिए, जिस तरह से सिखों और ईसाइयों के लिए आपने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई है, दलित भी हिंदुओं से उसी तरह से अलग है। एक्चुअली में डॉक्टर अंबेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं तो बार बार वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित हिंदुओं का भाग नहीं है, वो किस तरह से अलग है, किस तरह से उनकी संस्कृति अलग है। और बाकायदा उत्तर डॉक्टर अंबेडकर के साथ खूबी यही है, वो जब भी कोई बात कहते थे लॉजिक रखते थे। इस वजह से ये बात सही है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चाह रहे थे। एक मित्र ने पूछा कि सर आप गलत बोल दिए, 29 अगस्त के बोलना चाहिए था। मैंने बहुत सोच समझकर 30 अगस्त बोला है सर। मैं 29 अगस्त को प्रारूप समिति बनी थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष 30 अगस्त को ही बने थे। मुझे भी लगा था, मैंने कहा मैं सर को बाद में बोलूंगा, सर मैंने पकड़ ली गलती आपकी, है ना, पर गई भैंस पानी में ना। 29 अगस्त को प्रारूप समिति बनी थी, 30 अगस्त को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर अंबेडकर को। तो सर एक सवाल है, वहीं से उठाता हूं, फिर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये खुद ने कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं हिंदू के रूप में जन्मा हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मैं मरूंगा नहीं। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था। वो कमियों के कारण? हाँ, कमियों के कारण, कमियों की वजह से। डॉक्टर अंबेडकर के लिए धर्म क्या था? देखिए, कुछ लोग जो है वो डॉक्टर अंबेडकर साहब को समझ नहीं पाए। डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में धर्म क्या है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मेरे लिए धर्म वह है जो स्वतंत्रता का समर्थन करता हो, जो समानता का समर्थन करता हो और बंधुत्व का समर्थन करता हो। साथियों, धर्म के मायने डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस बात को महसूस किया कि हिंदू धर्म में वर्तमान समय में, उस समय की बात कर रहा हूं, कि हिंदू धर्म में वर्तमान समय में इतनी कमियां आ गई है कि वो जो मेरे 3 जो मापदंड है उस पर खरा नहीं उतर रहा है। चूंकि मैंने जन्म जो लेना मेरे हाथ में नहीं था, इसलिए हिंदू के रूप में मैंने जन्म ले लिया, लेकिन मरना मेरे हाथ में है, इसलिए मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, ये बात सही है। तो स्वतंत्रता, समानता, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार धर्म है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। जी, जी, जी। क्या ये बात सही है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि वे भारत के संविधान को जला देंगे? जिसने संविधान बनाया वही कह रहे हैं संविधान को जला देंगे। सर आज थोड़ा, माय डियर रसगुल्ला, सवाल देखिए थोड़े भारी भारी हैं, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए, भ्रांतियों में मत फंसना, जो सच है उसको जानना और स्वीकार करना सीखना चाहिए। तो सर क्या संविधान को जला देंगे कहा था उन्होंने? देखिए, 2 बातें मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की जब बैठक चल रही थी, उससे ठीक पहले संविधान सभा के बहुत सारे मेंबर्स ने संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को रेखांकित किया था। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए 25 नवंबर 1949 को। उनका वो जो भाषण है 25 नवंबर 1949 वाला, उसके भाषण को ग्रामर ऑफ एनार्की कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हैं अराजकता का व्याकरण। इनके भाषण को ग्रामर ऑफ एनार्की कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने उस भाषण में बहुत सारी बातों पर फोकस किया था। उनमें से एक बात यह भी थी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यह कहा था कि कोई भी संविधान बनाना बहुत सरल काम है, लेकिन उस संविधान को चलाना बहुत मुश्किल काम है। कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उसी भाषण में यह कहा था कि संविधान को चला कौन रहा है, ड्राइवर की सीट पर कौन बैठा, उस पर निर्भर करता है। तो डॉक्टर अंबेडकर के एक तो इस कमेंट की वजह से ऐसा कहा जाता है। दूसरा, ये एक बात प्रचलन में है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कहा था कि वो संविधान को जला देंगे। एक्चुअली में डॉक्टर अंबेडकर साहब जब राज्यसभा के मेंबर बने थे, तब उनके बाद मैंने इसको खूब खोजा। राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या क्या बोला, इसको मैंने खूब खोजने की कोशिश की, अभी तक मुझे मिला नहीं है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने राज्यसभा के मेंबर के रूप में यह कहा कि संविधान जिन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है, यदि वह उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो इस संविधान को मैं जला दूंगा। ऐसा अक्सर डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में कहा जाता है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर के रूप में। अभी ऑन रिकॉर्ड मेरे पास इस संदर्भ में कोई तथ्य है नहीं। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहां से मेंबर थे? ये जो आपके रसगुल्ले जो मित्र हैं, ये इनके लिए बहुत काम की बात है।
संविधान सभा के जब सदस्यों का चुनाव हुआ जून जुलाई 1946 में, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब बॉम्बे से चुनाव लड़े। डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव हार गए। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर पहुंचे बंगाल। ये जो आज का पश्चिम बंगाल, ये जो आज का बांग्लादेश, ये उस समय बंगाल हुआ करता था। डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के मेंबर बन गए। ठीक, इसके बाद में धीरे धीरे, ये सब उस समय की बातें हैं जब भारत का विभाजन किसी के दिमाग में नहीं था। फिर धीरे धीरे भारत विभाजन की ओर बढ़ा। 1947 अगस्त का महीना जब आ रहा था तो लगभग भारत का विभाजन हो गया। डॉक्टर अंबेडकर बंगाल के जिस जैसूर कुलना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अच्छा, वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा में सदस्य का जो पद था वो रिक्त हो गया। डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे। इसी बीच में हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी.एन. राव। बी.एन. राव कई देशों की यात्रा पर गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें कई देशों की यात्रा के लिए भेजा था कि जाओ आप पता लगा कर आओ कि दुनिया के देशों के संविधान क्या है। वो अमेरिका गए, वो कनाडा भी गए, वो आयरलैंड भी गए, वो इंग्लैंड भी गए। जब वो इंग्लैंड गए तो दुनिया भर का संविधानों का मास्टर सर आइवर जेनिंग्स से उन्होंने मुलाकात की। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उनसे पूछा कि सर हमारे देश में संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, हमें मार्गदर्शन कीजिए। आइवर जेनिंग्स हंसते रहे। उन्होंने कहा कमाल करते हो, दिल्ली स्कूल ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी, कोलंबिया विश्वविद्यालय का विद्यार्थी डॉक्टर अंबेडकर आपके देश में बैठा है, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? वो संविधान के मास्टर है, आप उनसे बातचीत करिए। सर बी.एन. राव के लिए बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि उस समय डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे थे। आकर उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह बात बताई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत उस समय बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खैर को पत्र लिखा कि कुछ करो भाई डॉक्टर अंबेडकर के लिए। तब डॉक्टर अंबेडकर के लिए बॉम्बे से एक सीट खाली पड़ी थी। संविधान सभा के एक मेंबर थे M.R. जयकर साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो सीट खाली पड़ी थी। डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस के टिकट पर M.R. जयकर साहब द्वारा खाली की गई सीट पर संविधान सभा का मेंबर बनाया गया। तो एक्चुअली में डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। क्या डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस की सहायता से संविधान सभा के मेंबर बने थे? एग्जैक्टली बिना उसके संभव भी नहीं था सर। हाँ, उस समय की कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस उस समय एक एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, देश का सबसे बड़ा संगठन था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं और अधिकांश सीट्स पर कांग्रेस ही चुनाव जीत कर आई थी। 208 सीट थी संविधान सभा में कांग्रेस के पास। तो जब जीते थे डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए बॉम्बे से, तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस के टिकट पर ही जीते थे। क्या डॉक्टर अंबेडकर पहली लोकसभा का चुनाव हार गए थे? डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता। डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा बनाया गया संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 50 को। डॉक्टर अंबेडकर साहब द्वारा बनाए गए संविधान के तहत अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच चुनाव हुए, पहले लोकसभा के चुनाव। और जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जिस व्यक्ति ने खुद ने संविधान बनाया वही व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं। मुंबई, आजकल मुंबई है, उस समय बॉम्बे नॉर्थ हुआ करता था, वहां से डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस से हारे थे वो। कांग्रेस ने उनके सामने जिस व्यक्ति को खड़ा किया कजोड़कर, वो खुद डॉक्टर अंबेडकर के सहायक यानी असिस्टेंट रह चुके थे और डॉक्टर अंबेडकर उनसे हार गए। ना केवल डॉक्टर अंबेडकर पहला आम चुनाव हारे, बल्कि आपको सरप्राइज होगा 1954 में 1954 में बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए भंडारा में, वहीं महाराष्ट्र में, वहां पर भी डॉक्टर अंबेडकर हार गए। तो डॉक्टर अंबेडकर पहली लोकसभा में 2 बार चुनाव हारे थे। 2 चुनाव हारे थे, एक तो पहला आम चुनाव और फिर बाई इलेक्शन, दोनों हारे थे। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर राज्यसभा के मेंबर बनाए गए। सर मैं मतलब कि जो देख रहे हैं सर, जो भी रसगुल्ले देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप 2, 4, 5 मिनट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझाएं, उनकी विचारधारा को समझाएं, कुछ बोले। मतलब मैं चाहता हूं कि आप अलग से स्टेटमेंट दें अपना कि सच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे। देखिए साथियों, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, जो मित्र हैं उनके सारे मैसेज मेरे सामने आ रहे हैं, हालांकि बहुत फास्ट जा रहे हैं। कुमार ने बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाए हैं, लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम एजुकेशन में हैं, हम शिक्षित बन रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी किसी व्यक्ति की आलोचना करने का अगर आपको मौका मिले, तो जब तक उस व्यक्ति को पूरी तरह से जान ना लें,
जब तक उस व्यक्ति को पूरी तरह से पढ़ ना ले, उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई कमेंट मत करिए। आप चाहे किसी भी विचारधारा के हो, आप चाहे किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों। इस बात को भूलेगा मत कि हमारा सुप्रीम कोर्ट हर विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करता है। इस बात को भूलिएगा मत कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तब वे भी न्याय करते हैं, हालांकि वे भी वोट देकर आते हैं, वे भी किसी पार्टी को वोट देते हैं, किसी व्यक्ति को वोट देते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की जब सीट पर जब बैठते हैं तो वो न्याय करते हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जब तक आप उसका संपूर्ण अध्ययन ना कर लो, जब तक किसी व्यक्ति के बारे में आप उनके ओरिजिनल जो थॉट्स है उसको अगर आप नहीं पढ़ लेते हो, तब तक किसी भी व्यक्ति के बारे में कमेंट मत करना। डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों का मैं इसलिए ज्यादा समर्थन करता हूं साथियों कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब भी कोई बात कही उसके पीछे लॉजिक दिया। आप जरा कल्पना कीजिएगा, आज हम 2021 में बैठे हैं साथियों, मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूं। आप कल्पना कीजिएगा कि 100 साल पहले महात्मा गांधी की देश में क्या स्थिति रही होगी। आप कल्पना कीजिए 100 साल पहले हमारे यहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति रही होगी। आप कल्पना कीजिए साथियों 100 साल पहले हिंदुओं की भारत की राजनीति में क्या स्थिति रही होगी। डॉक्टर अंबेडकर साहब गांधी जी की आलोचना करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब कांग्रेस की आलोचना करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब हिंदू धर्म में जो कमजोरियां हैं उसको रेखांकित करते हैं। कितनी हिम्मत थी उनमें, ये हिम्मत आई कहां से, ये हिम्मत उनमें कहां से आई है, ये साहस उनमें आया कहां से। साथियों, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप साहसी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले तार्किक होना पड़ेगा, और अगर तार्किक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। इसलिए जब मैं आया था तो कुमार, और अभी भी देखो वो लिखा हुआ दिख रहा है मुझे कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। साथियों, बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ जाने किसी की व्यक्ति के बारे में कमेंट मत कीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि जिस समय वो राजनीति में, भारत की राजनीति में, भारत का जब राजनीतिक भविष्य का जब वो निर्धारण कर रहे थे, उनके मुकाबले उतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। उनकी लाइब्रेरी में लाखों किताबें थी। आप कहेंगे मैं भी खरीद कर रख दूं लाखों किताबें खरीदने से कुछ नहीं होगा साथियों। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बाद में जब उनका पुस्तकालय खोला गया, जब लोगों ने उनकी किताबों को देखा, हर किताब में कुमार नोट डाला हुआ था, हर किताब में नोट डाला हुआ था, हर पेज में उनके कोई न कोई कमेंट लिखे हुए थे। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कितना पढ़ते थे। शिक्षित बने तभी वो तार्किक बने, और तार्किक बने तभी वो साहसी बने। डॉक्टर अंबेडकर के साथ ये सबसे बड़ी बात थी। ये बात हमको सीखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में कमेंट करने से पहले ये सारी बातें देख लेनी चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे साथियों। डॉक्टर अंबेडकर, देखिए, कोई व्यक्ति पॉलिटिशियन होता है, कोई व्यक्ति इकोनॉमिस्ट होता है, डॉक्टर अंबेडकर पॉलिटिशियन है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान विशेषज्ञ है। डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है। डॉक्टर अंबेडकर बहुत अच्छे लॉयर है। आप देखिएगा, मोदी जी ने जब नोटबंदी की जब घोषणा की थी, उस दिन भी डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने कोट किया था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ने यह कहा था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में वहां की मुद्रा को बदल देना चाहिए। नोटबंदी की मैं बात कर रहा हूं साथियों। डॉक्टर अंबेडकर मतलब एक, आप कह सकते हैं कि एक होलिस्टिक, एक समग्र विचारधारा का व्यक्तित्व था डॉक्टर अंबेडकर। मतलब डॉक्टर अंबेडकर सर एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा एक तरह से, एग्जैक्टली, जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। एग्जैक्टली। सर एक सवाल है, एक तो प्रस्तावना तो आपको सुनानी पड़ेगी सर, आप आए बीच में और प्रस्तावना ना सुनाए। प्रस्तावना पर बात करेंगे साथियों। एक मित्र मेरे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जय भीम कहां से आया? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। जय भीम सर, ये हर कोई व्यक्ति जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में विश्वास करता है वो जय भीम बोलता है। जैसे हमारे यहाँ मारवाड़ में जय माता जी की बोलते हैं, कोई जय वीर तेजा जी की बोलता है, कोई जय करणी माता जी की बोलता है, कोई राम राम बोलता है। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में विश्वास करने वाले, डॉक्टर अंबेडकर के जो अनुयायी है, वो जय भीम शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि ये जय भीम आया कहां से? ये जय भीम जो शब्द है पहली बार 1937 में डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी, डॉक्टर अंबेडकर ने एक पार्टी बनाई थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उस पार्टी के एक विधायक थे, एक एमएलए थे, जिनका नाम था LN हरदास, बाबू LN हरदास।
और डॉक्टर अंबेडकर के वो खुद बहुत बड़े फॉलोवर थे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब को अभिवादन करते हुए उनके लिए कहा था जय भीम। तो 1937 में पहली बार जय भीम शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। तो इसके बाद ये शब्द प्रचलन में आ गया। क्या बात है, ये तो नई जानकारी मिली है कि जय भीम जो शब्द है, सर मुझे लगा है तो वैसे प्रचलन में आ गया, पर 1937 में आपने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए शब्द उपयोग में लिया गया था। सर एक तो प्रस्तावना है, एक मेरा खुद का सवाल है कि सर जो ये आरक्षण है मतलब सही है गलत है, आप अपने हिसाब से बता दीजिए। सबके अपने अपने हिसाब होते हैं, आरक्षण का जो मुद्दा है वो सही है गलत है? बहुत सारे मित्रों के प्रश्न हाँ, आरक्षण के संदर्भ में मुझे क्लियर दिख रहे हैं। साथियों एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान जो बनाया गया है, पूरा भारत का संविधान पढ़ लीजिए, संविधान सभा की बहस को देख लीजिए, भारतीय संविधान के 3 उद्देश्य आपको नजर आएंगे। नंबर 1 सामाजिक न्याय को स्थापित करना, नंबर 2 लोकतंत्र को स्थापित करना और नंबर 3 राष्ट्रीय एकता। ये 3 बातें अगर हमको पता है तो मेरे हिसाब से हम संविधान की अगर थोड़ी बहुत भी कहीं आलोचना अगर आपको नजर आती है तो वो आलोचना खत्म हो जाएगी। आप देखिए जो मेरे मित्र आरक्षण के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हैं, साथियों आरक्षण तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मांग की थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की। जरा सोचिएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू हो जाती तो देश की क्या स्थिति होती। आरक्षण तो एक समझौते से उभर कर एक बात आई है जिस पर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी दोनों सहमत हुए हैं। आरक्षण के संदर्भ में आरक्षण की कमियों के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर साहब को आलोचना करना एकदम गलत है। मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत के संविधान को अगर आप देखेंगे, आर्टिकल 16(4) को देखेंगे, आर्टिकल 16(4) में साफ साफ शब्दों में लिखा है फ्रॉम वेरी फर्स्ट ऑफ डे लिखा हुआ है कि जब तक समाज में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब तक आरक्षण रहेगा। आपने 70 साल में इस बात का क्यों नहीं पता किया कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुआ या नहीं हुआ? इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब को आप कैसे दोषी कह सकते हैं? 1956 में उनका निधन हो गया। आपको पता करना चाहिए ना, हमारी जो सरकारें आई है 70 साल में, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार आई है, उनको पता करना चाहिए। एक और दूसरी बात, लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण है वो आरक्षण तो 10 वर्ष के लिए था, तो 1960 25 जनवरी 1960 को खत्म हो जाना चाहिए था। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब को उसके लिए कहां दोषी ठहरा हो गया? डॉक्टर अंबेडकर साहब का निधन 6 दिसंबर 1956 को हो गया था। 1960 में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट डॉक्टर अंबेडकर साहब ने करवाया था? दूसरा अमेंडमेंट अंबेडकर साहब ने करवाया। अब तक हम लोग 8 से 9 अमेंडमेंट कर चुके हैं। तो डॉक्टर आरक्षण की कमियों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर साहब को मत उनकी आलोचना कीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कॉन्सेप्ट जो दिया आरक्षण का वो उस समय दिया था जब समाज में सामाजिक न्याय नहीं था, जो कि हमारे संविधान के निर्माण का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब को किसी मुद्दे विषय से जोड़कर उनके लिए आलोचना करना तो मैं ठीक नहीं समझता। मतलब आरक्षण उचित है या अनुचित है ये एक अलग बहस है, ये अलग बहस है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब को इस बात को लेकर उसके खराब रिजल्ट को लेकर डॉक्टर अंबेडकर को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। उन्होंने सर एक लिमिट के लिए ही किया था, आगे राजनीति हो गई इस मुद्दे के ऊपर, वो बात अलग है जी। तो सर ने बता ही दिया है। और सर एक अब वो सुनाएंगे अपनी प्रस्तावना, तो सुनाएंगे, बिना प्रस्तावना के तो हम जाने भी नहीं देंगे। प्रस्तावना मुझे पूरी नहीं आती है, लेकिन वहां से जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं उस पर सारी बात कर सकता हूं। हम भारत के लोग यहां से एक पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर इसके सीक्वेंस के बारे में अक्सर प्रश्न बनता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहां से इस सीक्वेंस से प्रश्न बनेगा। इसके बाद में देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसके बाद में विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इस प्रकार के शब्द लिखे हुए। फिर व्यक्ति की गरिमा एवं बंधुता, और फिर इसके बाद में हम 26 नवंबर 1949 को हिंदी में बोले तो मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी विक्रम संवती 2006 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्म अर्पित करते हैं। इस प्रकार की शब्दावली मोटे मोटे रूप में लिखी हुई है। तो सर प्रस्तावना संविधान का भाग है? प्रस्तावना संविधान का भाग है ऑब्वियसली। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साफ साफ शब्दों में कहा है।
तो प्रस्तावना पर सर मतलब कि संविधान का भाग है, सर ने बोला सर प्रस्तावना की जो भाषा है और प्रस्तावना ये दोनों अलग अलग जगह से ली गई है या फिर एक ही है? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है सर, मैं ही कंफ्यूज रहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। प्रस्तावना की जो भाषा है, हम भारत के लोग, ये इस प्रकार की शब्दावली यूएसए से ली गई, ये क्लियर है। यस ऑब्वियसली सर, हम तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाता है, हम लोग भी पढ़ाते रहे, हम आप यूएसए आज गूगल करके सर्च करिएगा, यूएसए में भी सेम लैंग्वेज लिखी हुई। यूएसए की प्रेम्बल को अगर आप देखोगे तो वहां पर भी इसी प्रकार की भाषा लिखी हुई। तो भाषा और जो शब्दावली है हमने यूएसए से ली है, लेकिन इसकी जो स्पिरिट है, इसकी जो फिलॉसफी है, इसका जो दर्शन है, इसकी जो भावना है, इसके जो सेंटिमेंट्स है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही मेरे भाई, हमने कितना गलत पढ़ाया होगा ये नहीं जान गए सर, सब जगह मैंने यही देखा है, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक काम करिएगा, गूगल करके प्रियम्बल ऑफ द यूएसए लिखिएगा, सेम लैंग्वेज लिखी हुई आपको मिलेगी। सर धो के मार रहे हैं आज, मतलब कि है ना, प्रस्तावना की भाषा जो है भाई साहब सही कर लेना, अमेरिका से ली गई है, हर जगह गलत लिखा हुआ है शब्द, लेकिन स्पिरिट जो है, उसकी जो मूल भावना है, जो उसका असेंस है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सर भारत का संविधान जो है वो उधार का थैला है, ये लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, मैंने भी सर क्वेश्चन ही आया था सर, क्वेश्चन ही आया था। एक्चुअली में भारत के संविधान में जो बातें शामिल कर रखी है वो हमने अलग अलग देशों से ली। मुझे कुमार एक बात बताओ, कौन सा देश का संविधान ऐसा है जिसमें किसी दूसरे देश की बातें नहीं ली गई? हमने चूंकि दूसरे देशों के संविधान का अध्ययन किया नहीं है, हमारे सामने भारत का संविधान नहीं दिखता, इसलिए हमने उसको उधार का थैला कहना शुरू कर दिया। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, दुनिया के अच्छे संविधानों से कोई अच्छी बात अगर हमने ली है तो यार ये तो इतिहास से सीखना है। ये तो कोई गलती करी है, उस गलती को ध्यान में रखते हुए हमने उसमें सुधार किया है, तो ये तो सीखना है ना, इसमें कहां से कॉपी करना कहां होगा। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो दुनिया के देशों के संविधान से लेते समय हमने इस बात को ध्यान रखा कि वो भारत में लागू होगी कि नहीं होगी, भारत की पारिस्थितिकी में लागू होगी कि नहीं होगी। एक एग्जांपल देना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप देखिए, हमने फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट कनाडा से लिया, सब लोग जानते हैं। फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट कनाडा से लेने के बावजूद भी क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा कि हम फेडरल सिस्टम वाले होंगे? ऐसा नहीं लिखा। हमने बड़ी चालाकी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिख दिया यूनियन ऑफ द स्टेट्स, जबकि दावा हम लोग करते हैं कि वी आर फेडरल। ये चालाकी है, ये इंडियन इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बातों को रखा गया। आप देखिए, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इंग्लैंड से लिया, सब जानते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इंग्लैंड से लिया, लेकिन आप जानकर ताज्जुब होगा कि इंग्लैंड में अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इंग्लैंड में अगर आप मंत्री बनना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स। आपको वहां पर वहां के लोअर हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। सर लेकिन यहां नहीं है, यहां आप लोकसभा के भी हो सकते हो, राज्यसभा के भी हो सकते हो। और इवन इंग्लैंड में अगर आप मंत्री बनना चाहते हो तो आपको पहले संसद का सदस्य होना होगा। हमारे यहाँ पर 6 महीने वाला नियम है, ये हमारा खुद का योगदान है। और देखिए, आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दुनिया के कौन से देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस, ये हमारा खुद का योगदान है। भारत के संविधान में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमने अपनी बातें ली है और हमने अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखा है। तो सर ने बता दिया है कि ना तो उधार का थैला है। देखिए, कभी कभी सही बातों को एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जो अभी तक पढ़ा है आपने, हो सकता है वो उस हिसाब से सही ना हो, वो केवल एक स्टेटमेंट हो, पूरी बात नहीं हो। सर ने जैसा कहा कि अंबेडकर जी जो कहते थे वो तर्क के साथ में कहते थे, तो आलोचना कीजिए, लेकिन अगर तर्क आपके सामने मजबूत हो तो उसको स्वीकार भी करना सीखिए। क्यों सर? एकदम बात सही है, एकदम। जब भी कोई बात कही जाए तर्क के साथ कहो, एक्सेप्ट कर ली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। आप और हम आज इस तरह से मैं बात कर रहा हूं 2021 में, जब हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था, इनिशियल स्टेज में हम लोग इस तरह से बात नहीं करते थे। तो डे बाय डे जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ज्ञान और सूचना दोनों में वृद्धि हो रही है, तो चेंज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर तर्क अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि सर हर कोई बात बोल रहे हैं तो उसके पीछे बोल रहे हैं कि संविधान सभा में ऐसा कहा गया, प्रारूप समिति में ऐसा कहा गया, यही तो वो तर्क हैं जिसके आधार पर बात मजबूत बनती है। हम नहीं कह रहे ये तब ऐसा कहा गया। और सर संविधान सभा की दूरदर्शिता है जो आज तक भारत का संविधान लगातार चले जा रहा है। एग्जैक्टली, लोगों ने हमारे बारे में कल्पना की थी। विंसेंट चर्चिल, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत की आजादी के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि भारत को आजाद कर दिया, इनका संविधान बना दिया तो 2 दशक तक ये टिक नहीं पाएंगे। चर्चिल
Where are you? 70 साल में हमने ये साबित कर दिया कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। अरे हमारे देश पाकिस्तान पड़ोस में जो देश है उसको देखिएगा, वहां 50 साल तक तानाशाही रही है। हमने 70 साल में 17 लोकसभा चुनाव का सामना किया है और कुमार आज तक हमने खून की बूंदों से सत्ता में परिवर्तन नहीं किया, हमने मत के द्वारा सत्ता में परिवर्तन किया। डॉक्टर अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है ये। दुनिया का कौन सा देश है जिसने फ्रॉम वेरी फर्स्ट ऑफ डे पहले दिन से वयस्क मताधिकार लागू किया? ये भारत है। आप यूएसए को देखिए, जिसके बारे में अक्सर हमारी तुलना होती है यूएसए के साथ। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, 1787 में यूएसए का संविधान लागू हुआ। 1787 में 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया यूएसए ने, और हमारा संविधान 1950 को लागू हुआ और हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत सभी व्यक्तियों को पहले दिन से वोट देने का अधिकार दिया। हमने बिना जाति, बिना धर्म, बिना वर्ग, बिना लिंग को देखे हुए। दैट इज वयस्क मताधिकार। डॉक्टर अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हिंदुस्तान की तुलना अन्य देशों के साथ करते समय आप ध्यान रखिएगा, उधार का थैला कहीं वो नहीं हो जाए। क्या बात है, सर ने वो लाइन बोली, मुझे बड़ी पसंद आई। वो देखना यूट्यूब पर चलने वाली है, चर्चिल वेयर आर यू, कहां गए चर्चिल भाई साहब आप? नल्ला पाकिस्तान को देखो एक बार, मतलब कि हर 5 दिन में बदल जाती है, मतलब सेना ही राज कर रही है सर वहां। तो क्या मतलब लोकतंत्र। तो सर जो कहते हैं ना कि सबसे खूबसूरत दस्तावेज वो है संविधान, वो इसलिए है क्योंकि अब तक बिना सर संविधान हमेशा भारत में सबसे ऊपर ही रहा है। चाहे कोई भी पार्टी आ गई, कोई पार्टी गई, कोई भी सत्ता में आया, पर संविधान सबसे ऊपर हमेशा रहा। एग्जैक्टली हमारे संविधान में 104 अमेंडमेंट हो गए अभी तक, लेकिन संविधान अभी भी टिका हुआ है। और जो आधारभूत संरचना का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो कितना खूबसूरत है। दुनिया को हमने दिया है ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, वो दुनिया को हमने दिया है। सुन लो भाई, उधार का थैला कौन है? संरचना का सिद्धांत दुनिया के और कौन से देशों के संविधान में है? ये हमारा योगदान है भाई, हमारे सुप्रीम कोर्ट का योगदान है। सर 3 साल पहले युगांडा के सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले का उदाहरण देते हुए बेसिक स्ट्रक्चर को अपनाया है। तो इसलिए ऐसा मत कहिएगा, बड़ा खूबसूरत संविधान है। जितना आप जानोगे, जितना आप उसको समझोगे, जितना उसे ग्रहण करोगे, उतनी ही खूबसूरती बढ़ती जाएगी। ये मेरा वादा है। क्या बात है, सर ने कह दिया है कि युगांडा, भाई साहब हम आप समझिए, युगांडा वाले भी भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, कुछ तो बात होगी। तो सर आपने अपना टाइम, अमूल्य टाइम निकाला। सर की क्लास भी है 7:30 बजे, लेकिन फिर भी सर आए, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उतनी प्रखुरता के साथ में नहीं बोल पाऊंगा इस मुद्दे के ऊपर। सर को मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि मैंने खुद उनसे पढ़ा है, तो आप भी उनकी जवानी सुन लो। पर इतना कहूंगा आपसे, जब भी दिनेश गहलोत सर संविधान पढ़ो ना, तो एक बात दिमाग खोल के पढ़ना, जो कहेंगे ठोक बजाकर कहेंगे, पूरे सबूतों के साथ में कहेंगे और अच्छे से। मेरे दोस्तों, मतलब संविधान का जादूगर ऐसे ही नहीं कहता माय डियर रसगुल्ला, कुछ तो बात है इनके अंदर। इन्हें कितनी बार प्रस्तावना मैंने कितनी बार इनसे पढ़ ली, लेकिन हम भारत के लोग जब भी सुनता हूं सोचता हूं एक बार और पढ़ लूं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि हमेशा करंट से अपडेट रहने वाले कौन है? वो है डॉक्टर दिनेश गहलोत सर। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज कि डॉक्टर दिनेश गहलोत सर पहली बार इस क्लास में आए हैं, पहली बार ही आए। दोस्तों कैसा लगा आपको? नई जानकारी मिली, जैसे मुझे मिली जय भीम का नारा कहां से आया, युगांडा ने हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर लिया है। तो सर अंत में फाइनल सर। सभी दोस्तों को मैं पहले तो शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और दोस्तों फिर वही बात, आप ढंग से पढ़िएगा। कुमार सर के सानिध्य में हम भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, और वाकई में जिस तरह से उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का जो मूड चेंज किया है, काबिल तारीफ है, अभिनंदन योग्य। मेहनत क्या होती है, गंभीरता क्या होती है, आप इनसे सीख सकते हैं। इतनी छोटी उम्र में आप लोगों का इतना स्नेह हासिल अगर इन्होंने किया है, आपकी जो रसगुल्ले में जो मिठास बढ़ाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, वो अभिनंदन योग्य है। साथियों, इस अवसर पर मैं इतना ही बात करना चाहूंगा। अगर कुमार ने मुझे वापस बुलाया, मैं वापस आऊंगा। लेकिन साथियों, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमेशा हमेशा अपने जो माइंड जो है उसको खुला रखिएगा, विचारों का जो प्रवाह है उसको आने दीजिएगा। अपने आप को किसी जाति में, धर्म में, किसी वर्ग में, किसी जेंडर में मत मान दिए, खुला रखिएगा, सबके विचारों को जानिए, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, मुझे आगे बात करनी है। थैंक यू सर। थैंक यू।